नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, जिस बात की आशंका मुझे पहले से थी और मैं लगातार आपको इस बात की जानकारी दे रहा था, कह रहा था लगातार कि नेपाल दोहराने की पूरी कोशिश हो रही है, अब वो पूरी तरह से एक्सपोज हो गया है। नेपाल को लेकर के श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश और उसके पीछे अगर आप चले जाइए तो अफगानिस्तान में तो खैर तालिबान की सरकार अब बन गई है और वो भी वहां भी सत्ता परिवर्तन हुआ और वो भी लूट खसोट करके भी हुआ, लेकिन अब तालिबान के साथ भारत के अच्छे रिश्ते हैं तो तालिबान को छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए। लेकिन श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल, इसे दोहराने की बड़ी कोशिश हो रही है। बड़ा लंबा और बड़ा ख्वाब है जो 2014 से ही बुना जा रहा है, देखा जा रहा है ये सपना, और अब तो वो जुबान पर आ गई है। जिसके तरफ हमने आपको लगातार ये कहने की कोशिश की कि एक लॉबी है जो अपनी खामियों को, अपनी गलतियों को देखने के बजाय, उसे दुरुस्त करने के बजाय सारा ठीकरा किसी और के माथे फोड़ना चाहता है, क्योंकि वो पूरी तरह से अनैतिक, असत्य और अंतर्राष्ट्रीय एंटी नेशनल लोगों के साथ गठबंधन में है। कैसे है वो आज मैं आपको बताता हूं। परकला प्रभाकर, उनके ही तरफ से ये अब बयान आया है। हालांकि बहुत अभी सरकार के खिलाफ वो लगातार आग उगलते रहे हैं। माननीय परकला प्रभाकर के बारे में आपको शायद जानकारी हो, अगर नहीं है, एक गैंग तो पूरी तरह से जानता है परकला प्रभाकर कौन है। पूरी तरह से पूरा गैंग है, एक पूरा ऊपर से नीचे से लेकर नीचे तक का एक बड़ा गैंग है जो माननीय परकला प्रभाकर को जानता है। आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है परकला प्रभाकर जी को नहीं जानते हो। सीतारमन जी के, निर्मला सीतारमन जी के पति हैं। अब वो एक्स हैं या वर्तमान है कहना मुश्किल है उनके साथ, लेकिन रिश्ता नहीं है। परकला प्रभाकर जी का अब निर्मला सीतारमन के साथ कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन ये उनके पति रहे हैं। कौन? परकला प्रभाकर जी। क्या है नहीं है बस इतना ही जान लीजिए। परकला प्रभाकर जी वैसे कहते हैं कि बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, बड़े सोशियोलॉजिस्ट हैं, पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, पॉलिटोलॉजिस्ट हैं, ये सारी बातें चलती रहती हैं पर माननीय परकला प्रभाकर जी की तरफ से कि वो बड़े विद्वान हैं, लेकिन वो सोशल एक्टिविस्ट तो बहुत बड़े हैं और अपनी प्रतिक्रिया मोदी सरकार के खिलाफ आग उगल करके देते रहते हैं। अब नया आग इनके तरफ से आया है और मैंने आपको बताया था एक दिन पहले कि एक जो मोहतरमा अभी विदेश गई थी, जिनको की एक विश्वविद्यालय ने फेलोशिप दिया और लगभग 10 से 15 करोड़ रुपया उन्होंने अपना कमा लिया है और उन्हें जॉन एस नाइट फेलोशिप मिला है। इस बात के लिए बस मोदी के खिलाफ आग उगलते रहो। एक पूरा लॉबी है जो देश और विदेश में मिलकर के बहुत ही कोऑर्डिनेटेड तरीके से मोदी के खिलाफ एक विशियस कैंपेन लगातार चला रहा है और इसके बदले में उनको मोटी रकम मिल रही है। अब माननीय परकला प्रभाकर जी ने कहा है कि चुनाव आयोग का बायकॉट कर दो। सभी राजनीतिक पार्टियां जो विपक्ष में हैं वो चुनाव आयोग का बायकॉट कर दे और हिट द स्ट्रीट, बायकॉट द इलेक्शन कमीशन एंड हिट द स्ट्रीट। सड़कों पर उतर जाओ, चुनाव आयोग का बायकॉट करो, चुनाव नहीं लड़ेंगे, चुनाव में नहीं जाना है। अब तक जो एमएलए एमपी हैं अपोजिशन के, सबको बोलो कि इस्तीफा दे दे और सभी लोग सड़क पर उतर जाओ। मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल दो, मोर्चा बंदी शुरू कर दो। सड़क को समंदर में बदल दो, जन सैलाब के समंदर में बदल दो। सड़क को हिट करो, हिट द स्ट्रीट, बायकॉट द इलेक्शन कमीशन। परकला प्रभाकर जी बोल रहे हैं। ये परकला प्रभाकर नहीं बोल रहे हैं, परकला प्रभाकर को बुलवाया जा रहा है कि परकला प्रभाकर बोले और यहीं से फिर ये आनंद, ये जो पूरा नैरेटिव है वो चलना शुरू हो जाए। बहुत दिन से इनकी इच्छा है। ये जब किसानों की जो आंदोलन हुआ था उसमें भी ये लोग घुस आए थे। कुछ किसान के आंदोलन सही थे, लेकिन उसमें जो एलिमेंट थे वो घुस आए थे और उन्होंने पूरे किसान मूवमेंट को हाईजैक किया
और लंबे समय तक चलाया, जो दुनिया का सबसे बड़ा डिमॉन्स्ट्रेशन था, 383 दिनों तक चला। अब उनका ख्वाब यह आ गया है, बिहार चुनाव के बाद परकला प्रभाकर जी के सौजन्य से बयान आया है कि इलेक्शन कमीशन का ही बायकॉट कर दो और सड़कों पर उतर जाओ। कैसे उतरोगे? तो अपोजिशन के जितने एमपी हैं, जितने एमएलए हैं देश भर में चुने हुए, वो सब इस्तीफा कर दिए। परकला प्रभाकर जी उनको सलाह दे रहे हैं, सब के सब इस्तीफा दे दे और उनको कह दे कि ये जो डेमोक्रेटिक सेटअप है, इस पे हमारा भरोसा नहीं है। बेशर्म परकला प्रभाकर को जरा भी शर्म नहीं आ रही है। और जो इंटरव्यू लेने वाले हैं उनके बारे में मैं क्या कहूं, मुझे बहुत दुख हो रहा है, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि वो कभी हमारे साथ काम कर रहे थे, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हमारे साथ मिलकर के काम कर रहे थे। मुझे बड़ा अफसोस है। वो इंटरव्यू ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लीजिए, आपको लेने का पूरा अधिकार है। लेकिन बेशर्म परकला प्रभाकर किस प्रकार की विवेचना कर रहे हैं, वो मैं आपको अभी बताता हूं। और कैसे वो बेशर्म हैं, ये मैं अभी आपको समझाता हूं। लेकिन इस तक जाने के पहले थोड़ा एक और ब्रेकिंग दे देता हूं आपको। मैंने जो कहा था कि कांग्रेस पार्टी टूटेगी, विवाद होगा, बगावत होगी, बगावत की बिगुल फूक चुकी है और बगावत के अब रुझान भी आने लगे हैं। कम से कम 10 से 15 एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मोदी के संपर्क में है। इलेक्टेड एमपी की मैं बात कर रहा हूं, मोदी के संपर्क में है। अब वो आएंगे कि नहीं आएंगे, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए, लेकिन संपर्क में है, खबरें आ रही हैं। और दूसरी सबसे चौंकाने वाली बात मित्रों ये है, सबसे चौंकाने वाली बात, कि राष्ट्रीय जनता दल के जो 25 इलेक्टेड एमएलए हैं, उसमें से भी लगभग 10 एमएलए मोदी के संपर्क में है। मोदी का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है, जेडीयू के संपर्क में है, कम से कम 10 एमएलए। और उस 10 एमएलए के संपर्क में लालू परिवार के अन्य लोग हैं। तेजस्वी यादव नहीं है, लालू यादव नहीं है, राबड़ी देवी नहीं है, लेकिन उनकी बहनें हैं, रोहिणी आचार्य हैं और तेज प्रताप हैं। तेज प्रताप यादव जी ने कल ये कह दिया है कि उनकी जो पार्टी है जेजेडी, जनशक्ति जनता दल, वो एनडीए सरकार को नैतिक समर्थन देगी और दे रही है। नैतिक समर्थन देने के लिए तैयार हो गई है जनशक्ति जनता दल। और उधर रोहिणी आचार्य जी ने जो गुस्सा, जो नाराजगी दिखाई है, उसके पीछे का कारण यह है कि अब रोहिणी अपना रास्ता अलग कर चुकी है, परिवार से भी नाता तोड़ चुकी है। रोहिणी के परिवार से बाहर आने के बाद जो बाकी 3 बहनें थीं, वो भी इनके साथ परिवार को छोड़ आई हैं, नाराजगी में, गुस्से में। और ये खबर आ रही है कि नए जो इलेक्टेड एमएलए हैं, उसमें से 10 एमएलए इंतजार कर रहे हैं कि परिवार के सदस्यों का हमें समर्थन मिल जाए, ताकि हम कुछ मॉरल में रख दें। और पता नहीं, अब तो ये राष्ट्रीय जनता दल तो फिनिश हो गया, अब ये सरकार में तो कभी कभी आएंगे नहीं, लौटेंगे नहीं। हम क्या करेंगे अपोजिशन में रह करके? तो सरकार में चले जाएं, सरकार के साथ मिल जाएं, उनके साथ मिलकर के कुछ कमा लें, क्योंकि चुनाव तो अब पैसे का खेल हो गया है मित्रों, पैसे का खेल हो गया है। तो ये 10 एमएलए हैं, अब ये हो सकता है 15 भी हो जाए, कुछ नहीं कह सकते। अगर लालू परिवार की यही स्थिति रही तो ये संख्या बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। लेकिन चर्चा यह है कि 10 एमएलए के साथ रोहिणी आचार्य, तेज प्रताप यादव और जो बाकी बहनें हैं वो संपर्क में हैं, और उन सबके साथ मिलकर के ये एनडीए को समर्थन देने का मन बना रहे हैं। और इधर कांग्रेस पार्टी के, अब आप याद कीजिए कि प्रधानमंत्री ने 14 नवंबर की संध्या को बीजेपी हेडक्वार्टर से जो कहा, कांग्रेस और टूटेगी, ये यूं ही नहीं कहा था। प्रधानमंत्री के संपर्क में, इसका मतलब है कि कांग्रेस के बहुत सारे एमपीज साथ में आ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस में बगावत हो गई है सुप्रिया श्रीनेत के खिलाफ, कांग्रेस में बगावत हो गई है पवन खेरा के खिलाफ, कांग्रेस में बगावत हो गई है जयराम रमेश के खिलाफ, और बाकी और भी नेता हैं, उनके खिलाफ बहुत बड़े पैमाने पर बगावत है। अब उसके रुझान आने शुरू होंगे जब आपको लगेगा कि कौन एमपी कूद करके दूसरी पाले में गया है।
ये तो है कांग्रेस आरजेडी के बीच टूट की खबरें जो मैंने अभी आपको दी। लेकिन अब आते हैं परकला प्रभाकर के बेशर्मी पर। अब सुनिए जरा साहब, 2024 में जून में नई सरकार बनी है, मई और जून में चुनाव हुए हैं, अभी सिर्फ 1 साल हुआ है उसको। सब 1.5 साल अभी होने जा रहा है, दिसंबर में जाकर के वो 1.5 साल होगा। 18 महीने अभी नहीं हुए हैं। 18 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी 303 से घट करके 240 आ जाती है। कॉन्स्टिट्यूशन में इनको भरोसा होता है और इलेक्शन कमीशन पर भरोसा रहता है। कांग्रेस पार्टी 18 महीने पहले अपना बेहतरीन प्रदर्शन करती है और उसमें ही इस तरह से उसको प्रमोट किया जाता है कि 99 नहीं लगता है 243, 343 सीट और 272 सीट कांग्रेस पार्टी जीत ली है। 99 सीट जीती तो कांग्रेस एनर्जाइज हो गई, एनर्जी आ गई, कांग्रेस जीवंत हो गया। अब ये 18 महीने पहले की बात है। तेलंगाना कांग्रेस जीती, कर्नाटक कांग्रेस जीती, हिमाचल कांग्रेस जीती, और यही इलेक्शन कमीशन है, यही इलेक्शन कमीशन चुनाव करवा रही थी जिसमें ये तीनों राज्य कांग्रेस पार्टी ने जीता है। और खुद लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपनी मेजॉरिटी खो चुकी पहली बार, और कांग्रेस पार्टी 99 के आंकड़े तक पहुंच गई। जो 40, 42, 44 के ऊपर था आंकड़ा, वो 99 पहुंच गई इसी चुनाव आयोग के माध्यम से। हरियाणा में अच्छी खासी सीटें आई हैं इसी चुनाव आयोग के माध्यम से। महाराष्ट्र में लोकसभा में जो चुनाव हुए इसी चुनाव आयोग के माध्यम से तीनों पार्टियों की, शरद पवार की, कांग्रेस की और उद्धव की, तीनों पार्टियों की अच्छी परफॉर्मेंस रही। परकला प्रभाकर को उस वक्त इलेक्शन कमीशन के बारे में कोई ख्याल नहीं आया, और अब जब परकला प्रभाकर को कोई राजनीति की एबीसीडी मालूम नहीं है, मैं दावे के साथ कहता हूं, और अगर हिम्मत है परकला प्रभाकर को तो मेरे साथ आ जाइए, मैं उनसे सवाल पूछता हूं। जरा आप बताइए कि जो कास्ट ग्लोबलाइजेशन, जो कास्ट का पोलराइजेशन हुआ है बिहार में, उसकी काट क्या है आपके पास? यादव मुसलमान एक तरफ, बाकी जातियां एक तरफ, यह नतीजा है। और मैंने बहुत पहले कहा था कि 202 नहीं 205-10 का भी आंकड़ा छू सकती है एनडीए की गठबंधन। अब ये सिंपल इक्वेशन इनको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मुझे भरोसा नहीं हो रहा है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि इस तरह का प्रतिफल कैसे आ गया 202। तो वो क्या जोड़ रहे हैं कि पीडीए, पिछड़ा, दलित और मुसलमान, अकलियत, तो ये पीडीए को जोड़ करके कह रहे हैं कि हम 80% हो जाते हैं तो हम तो 80% हमको वोट आ जाएगा। यही जोड़ रहे थे तेजस्वी यादव A to Z, क्योंकि उनको लग रहा था कि 35% वोट मेरा इंटैक्ट है 17, और ये 14%, मेरा वोट इंटैक्ट है 35%, और उसके बाद तो चिटपुट हम ले ही लेंगे, 40% तक हम पहुंच जाएंगे और हमारी सरकार बन जाएगी। इस तरह से स्टैटिस्टिक्स का से चुनाव का खेल नहीं चलता है। चुनाव केमिस्ट्री है, चुनाव स्टैटिस्टिक्स नहीं है। भूल कर गए तेजस्वी यादव, और अखिलेश यादव फिर भूल कर रहे हैं। अखिलेश यादव को बिहार की हवा का कुछ पता नहीं चला कि वहां नीतीश कुमार जैसे कद्दावर नेता हैं। यही नीतीश कुमार का गठबंधन जब आरजेडी के साथ था तो 177 सीट से भी ऊपर आ गया। 177 सीटें आई थी महागठबंधन को, जिसमें जेडीयू और आरजेडी मिलकर के चुनाव लड़ी थी। कब? 2015 में। परकला प्रभाकर को यह बात समझ में नहीं आती है कि वहां कॉम्बिनेशन का खेल है। अगर एक मजबूत पार्टी किसी दूसरे कॉम्बिनेशन के साथ चली जाती है तो वो कॉम्बिनेशन अभूतपूर्व निर्णय ला सकती है। और 2015 में जैसा कि आरजेडी और जेडीयू लेकर के आई थी, उस वक्त कौन सा चुनाव आयोग था? 177 सीट। उस वक्त अखिलेश यादव को कुछ ये नहीं था, कोई अचंभा नहीं हुआ अखिलेश यादव को 177 सीट आ गया आरजेडी जेडीयू गठबंधन को। परकला प्रभाकर एजेंडा चलाते हैं, यही बात मैं आज साबित करना चाहता हूं कि ये सीआईए और MI6 इनके एजेंट तो कहीं नहीं है। परकला प्रभाकर जैसे लोग क्या विदेशी शक्तियों के हाथों खेल तो नहीं रहे हैं, जो भारत के संवैधानिक संस्था को लताड़ने पर लगी हुई है। परकला प्रभाकर को आलोचना करने के लिए और बहुत सारे आयाम हैं जहां इलेक्शन कमीशन की वो आलोचना कर सकते हैं। वो कह सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन थोड़ा फेवर कर रहे हैं,
इलेक्शन कमीशन पर वो सवाल उठा सकते हैं कि साहब आपने कोड ऑफ कंडक्ट का, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का ये किया, हनन किया। सरकार 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर कर रही थी इलेक्शन के 1-2 दिन पहले। ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए था। इस पर आलोचना होनी चाहिए, इस पर आलोचना होनी चाहिए। लेकिन यह कि वोट चोरी कर रही है इलेक्शन कमीशन, वोट में गड़बड़ी कर रही है इलेक्शन कमीशन, और अगर 10 हजार रुपए नहीं भी देती सरकार तो उसके पहले भी नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए जो काम किया है उसमें 70% समर्थन में नीतीश कुमार को जरूर मिलता। यह और बात है कि ये 10 हजार रुपए एक फ्लिप का काम किया है, एक कैटलिस्ट का काम किया है, जहां से उनको वोट ट्रांसफर होने में बड़ी आसानी हो गई। लेकिन महिलाओं को लेकर के आप अभी अगर बिहार चले जाएं, पटना की सड़कों पर महिला पुलिस इंस्पेक्टर रात को मोटरसाइकिल पर अकेले पेट्रोलिंग कर रही हैं। ये आप परिदृश्य पहले पटना में कभी देख नहीं सकते थे। रात 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे रात को महिलाएं अकेली भी सड़क पर जा सकती हैं। ये परिदृश्य पटना में दिख रहा है और बिहार के अन्य शहरों में दिखाई पड़ रहा है। ये छोटी घटना नहीं है। जो बिहार के बासिंदे हैं उनसे पूछिए माननीय परकला प्रभाकर जी, आपको चुनावी जो रियलिटी है उसकी कोई जानकारी आपको नहीं है। मैं खुद नीतीश जी की आलोचना करता रहा हूं, लेकिन नीतीश कुमार का जो गवर्नेंस है इस मामले में, लॉ एंड ऑर्डर को वो कंट्रोल नहीं, हत्याएं हो रही हैं, अभी भी बलात्कार हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, उसमें कोई कमी नहीं आई है। लेकिन एट द सेम टाइम लोगों को यह भरोसा हुआ है कि मर्डरर पकड़े जाएंगे, गिरफ्तार होंगे और पुलिस काम कर रही है, घूम रही है। कम से कम इतनी बात तो हुई है। महिला पुलिसकर्मियों की जिस प्रकार से बिहार में नियुक्तियां हुई हैं वो अतुलनीय है, अनपैरेलल है। पंचायती राज में 50% का रिजर्वेशन है, ये नीतीश कुमार ने दिया है। तो नीतीश कुमार को अगर ये कह रहे हैं कि 1.25 करोड़ महिलाओं को आपने 10 हजार रुपए जो ट्रांसफर किए वो डायरेक्ट घूस था, वो डायरेक्ट घूस न भी देते तब भी नीतीश कुमार की अपनी साख बनी हुई थी और खुद अपोजिशन भी नीतीश कुमार पर हमलावर नहीं था, क्योंकि उनकी स्ट्रैटेजी थी कि किसी प्रकार से नीतीश और मोदी में खटपट करा दो और चुनाव के पहले कराओ ताकि वो उनको हम अपने पाले में ले आए और किसी तरह से हम सरकार बना लें। ये सत्ता से बाहर इसलिए हैं क्योंकि पॉलिटिकल स्ट्रेटजी में मोदी और शाह से मात खा रहे हैं। तो चुनाव आयोग को अटैक करो, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को अटैक करो और इसको प्रचारित करो पूरी दुनिया में। अमेरिका में बैठा बैठा व्यक्ति इस बात को सर्कुलेट कर रहा है। परकला प्रभाकर के कमेंट्स को अमेरिका में बैठा हुआ व्यक्ति व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से सर्कुलेट कर रहा है। ये अमेरिकन एजेंट्स जो हैं उसी इंटरव्यू को। तो ये चल रहा है परकला प्रभाकर, और खाली परकला प्रभाकर नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जो अब ये सोच रहे हैं। यशवंत सिन्हा ने क्या कहा? यशवंत सिन्हा भी वही सोच रहे हैं। एक तरफ शत्रुघ्न सिन्हा है, शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ टीएमसी की नजर टेढ़ी हो गई है। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि नीतीश कुमार को बधाई, बहुत ही शालीन, मोस्ट ट्रस्टेड, क्रेडिबल लीडर हैं और बिहार ने नीतीश कुमार को दोबारा चुना, इसलिए नीतीश कुमार को बधाई। और जैसे ही शत्रुघ्न सिन्हा ने यह पोस्ट किया, टीएमसी की नजर टेढ़ी हो गई शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ। लेकिन दूसरे उनके जो साथी हैं, यशवंत सिन्हा, क्योंकि वो भी चले गए हैं टीएमसी में, माननीय यशवंत सिन्हा कह रहे हैं ये चुनाव आयोग, तो ये चुनाव आयोग की लड़ाई है, ज्ञानेश कुमार के ऊपर अटैक कर रहे हैं। इस तरह का विशियस कैंपेन चल रहा है मित्रों, विशियस कैंपेन। और ये पूरा का पूरा कैंपेन विदेशी शक्तियों के इशारे पर भारत में नेपाल और बांग्लादेश दोहराने की पूरी साजिश है। और अब वो खुलेआम कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन का बायकॉट कर दो और सड़क पर उतर जाओ। साफ साफ, अभी तो पर्दे में छुप करके कह रहे थे, अपना ये कैंपेन चला रहे थे, अब उनको लगता है कि अब सीधा सीधी कहना शुरू करो। कांग्रेस पार्टी की तरफ से अभी तक उस तरह का कोई औपचारिक बयान नहीं आया है, मंथन शुरू हो गया है, लेकिन मंथन के बाद आकर के राहुल गांधी ने कुछ बोल दिया हो ऐसा नहीं है। अभी चुप्पी साधे हुए हैं, कब क्या बोलना है अभी एकदम चुप है, शांत है, क्योंकि उनको लगता है वोट चोरी का मामला फेल हो गया, जैसे चौकीदार चोर है का मामला फेल हो गया था। तो राहुल गांधी अभी मौन साधे हुए हैं, प्रियंका गांधी भी मौन साधे हुए हैं। लेकिन बाकी जो बैटरी है जो उनके इशारे पर काम करती है
उनको एक्टिव कर दिया गया है, उनको कह दिया गया है कि जल्दी जल्दी अब ये काम शुरू करो क्योंकि लोगों को सड़क पर उतारना है। एक एमएलए अपने पोजीशन से इस्तीफा देने नहीं जा रहा है, एक एमपी अपने पोजीशन से इस्तीफा देने नहीं जा रहा है। हालात तो मैंने आपको बता दिए कि आरजेडी के एमएलए टूट करके जेडीयू में जाएंगे कि बीजेपी में जाएंगे कहना मुश्किल है, और दूसरी तरफ एमपी कांग्रेस पार्टी के वो भी टूटने जा रहे हैं। तो पहले तो अपने घर को बचाएं, इस्तीफा देना तो छोड़ दीजिए। तो ये है माननीय परकला प्रभाकर, कोई रियलिटी से कुछ नहीं, वो ख्वाब में जी रहे हैं कि सारे एमपी देश के और सारे एमएलए अपोजिशन पार्टी के जो हैं वो इस्तीफा दे देंगे और चुनाव आयोग के खिलाफ सड़क पर उतर जाएंगे। अरे ये स्वार्थी पॉलिटिकल पार्टियां एमएलए बनने के लिए, एमपी बनने के लिए जो सब कुछ दांव पर लगा देती हो, उसमें से मैं दावे के साथ कहता हूं एक एमएलए और एक एमपी को निकाल करके लाइए जो इस आधार पर इस्तीफा दे दे कि मुझे इस चुनाव आयोग की संस्था में कोई भरोसा नहीं है। अगर वो ऐसा करेगा तो उसके लिए भी वो बहुत मोटा पैसा लेगा, वो ध्यान रख लीजिए। वो भी कोई एजेंसी उनको पैसा देगी, उनको कंपनसेट करेगी कि 5 साल में जो तुम्हारी कमाई होनी है ना, उसके लिए हम तुमको ये पैसा दे देते हैं, इस्तीफा दे दो। अगर वो इस्तीफा देते हैं तो पक्की मान करके चलिएगा कि कोई बैकडोर से कोई ऐसी शक्ति है जो उसे पैसे से माला माल कर रही है और कह रही है कि हम तुमको पैसा देते हैं, इस्तीफा दो, सड़क पर उतरो, नजीर पेश करो। बिना इसके कोई नजीर पेश होने वाला नहीं है। पर कला प्रभाकर की जो ये बातें हैं ये हवा में ही रह जाएंगी। ये जो उनका ड्रीम है कि सब लोग इस्तीफा देकर के इलेक्शन कमीशन के खिलाफ आ जाओ और मोदी के खिलाफ बलबा शुरू करो, डंडे पड़ने वाले हैं, डंडे। अगर इस देश में कानून व्यवस्था की हालात पैदा करने की कोशिश हुई तो सरकार के डंडे पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि सरकार से राजनीति के मैदान में, चुनाव के मैदान में तो ये उनसे लड़ नहीं पा रहे हैं, उनसे जीत नहीं पा रहे हैं, ना नैरेटिव सेट कर पा रहे हैं। तो अब डायरेक्ट लड़ाई करो। ये डायरेक्ट एक्शन वाले हैं, ये जिन्ना के ये सिपह सालार बने हैं कि डायरेक्ट एक्शन कर दो सरकार के खिलाफ, सड़क पर उतर जाओ। लेकिन परकला प्रभाकर इंटरव्यू देकर के भाग जाएगा, उसके बाद कुछ नहीं बोलेगा परकला प्रभाकर। तो अपनी पत्नी को भी ये एक प्रकार से शर्मसार कर रहे हैं। खैर, अब उनसे, निर्मला सीतारमण से अब इनका कोई लेना देना नहीं है, कोई संबंध नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। तो ये अपना सपना देख रहे हैं। और एक जो बैटरी है, मैंने आपको बताया ना, अभी बहुत सारे लोग अमेरिका से लौट करके आए हैं घूम करके। किनके पैसे पर गए थे, कैसे गए थे, ये जांच होनी चाहिए। किसने बुलाया था, क्यों गए थे, घूम करके आए हैं ये विदेश से। जैसे एक मोहतरमा गई थी, वैसे कुछ और लोग गए हैं। मैंने आपको इसके बारे में जानकारी दी है कि वहीं पर ये सारी योजनाएं बनी हैं। अब उस योजनाओं को सीधा सीधा कहा जा रहा है कि बस अब सड़क पर उतर जाओ। योजनाएं वही बनी है बांग्लादेश और नेपाल बनाने की। क्यों? क्योंकि चुनावी मैदान में अब इनके पास न चरित्र है, न चेहरा है, न नीति है। ये मोदी को चुनौती नहीं दे पा रहे हैं। तो बस एक ही तरीका बचा है नेपाल और बांग्लादेश बनाने के लिए। खबरदार, भारत में अगर ऐसा कुछ करने की कोशिश हुई तो इतने डंडे पड़ेंगे जो पुश्तें याद रखेंगी। देख करके देख लीजिए, आजमा लीजिए। अमेरिका में प्लानिंग करने से कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।